नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने पहले दो लेक्चर जो हैं बहुत अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। इस लेक्चर में भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने महाराष्ट्र सेट के प्रीवियस पेपर से ही लिए हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा हम यहाँ आपको प्रोवाइड कराएंगे आपने उसको नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और क्वेश्चन इस प्रकार से है, फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज यूज्ड टू गेट मीथेन यूजिंग। तो जब भी हम बात करते हैं आपके मीथेन प्रोडक्शन की, तो मीथेन प्रोडक्शन बेसिकली आपका कब होता है? जब आप स्लज को डाइजेस्ट करते हो। स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेशन से हम क्या समझते हैं? देखिए, जब हम वाटर ट्रीट करते हैं एसटीपी में, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो उस समय पे एक सेमी सॉलिड मटेरियल बच जाता है। वो सेमी सॉलिड मटेरियल जो है ऑर्गेनिक रिच होता है, तो उसको हम एक एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल के या एक एनारोबिक आप पिट में कह सकते हो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उस एनारोबिक पिट में डाल देते हो और वो मिथेनोजन की हेल्प से डाइजेस्ट होता है। और इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में जो है आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो स्लज से अगर आप मीथेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्लज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन, ये शब्द आप काफी सुनेंगे जब भी कोस्टल एरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोस्टल एरिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फर्टाइल एरिया होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी लाई करती है और ऐसे एरियाज जो हैं उनको विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड ऑल जो है नहीं होनी चाहिए। टर्टल नेस्टिंग वगैरह भी जो है इन्हीं एरियाज में होती है, तो काफी महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब भी हम कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात करते हैं या कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, तो वहां पे ये शब्द इंटरटाइडल जोन हम काफी देखने को, सुनने को हमें मिलता है। तो इसका मतलब होता है एक एरिया बिटवीन द लो एंड हाई टाइड्स। काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। मैं आप लोगों को हम हमेशा की तरह यही सजेस्ट करूंगा कि लिख लेना है आपने। जितने अच्छे से आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे उतने अच्छे से आपको ये याद होंगे। ठीक है बच्चों। रोल ऑफ डेट्रिटस फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एक शब्द आया है डेट्रिटस फूड चेन। जब भी हम फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन आपकी टू टाइप की होती है। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा होता है डिट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो हमेशा स्टार्ट होती है आपके ग्रीन प्लांट से या प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर जो आपके लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में आपके आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। वहीं पे दूसरा फूड चेन जो होता है, ये इसको हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं और ये स्टार्ट होता है आपका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करते हैं और आपका न्यूट्रिएंट रिलीज करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, इसका सही आंसर क्या होगा? रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो उसमें न्यूट्रिएंट हैं और वो न्यूट्रिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देते हैं। या ये कहिए कि ये कहना तो उचित नहीं होगा कि न्यूट्रिएंट डिग्रेड कर देते हैं। ज्यादा उचित रूप से अगर हम इसको कहेंगे कहेंगे कि
मटेरियल को डिग्रेड करके न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं, और वो न्यूट्रिएंट जो है वो पुनः धरती में चले जाते हैं, और धरती से जो है उनको पेड़ पौधे जो है फिर से ग्रहण कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां से धरती से जो है उनको ले लेते हैं, सोख लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। और फिर पेड़ पौधों को जो दूसरे प्राणी हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, वो खाते हैं और उनके शरीर में वो न्यूट्रिएंट फिर से आ जाते हैं, फिर से उनकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, और आफ्टर डेथ फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिग्रेड करते हैं और फिर से वो न्यूट्रिएंट धरती में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो है डेट्रिटस फूड चेन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो न्यूट्रिएंट को लगातार रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हुआ? रिसाइकलिंग ऑफ द रिसोर्सेज। अगला हमारा क्वेश्चन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की बात करें तो इसमें हाई करंट यूज किया जाता है। वेट स्क्रैबर में जो है हम बेसिकली एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, जो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइक जो है लाइम यूज करते हैं, लाइम स्टोन यूज करते हैं। बैग फिल्टर में बेसिकली ये आपके बैग होते हैं, इनमें गैस पास की जाती है, डस्ट अंदर ट्रैप हो जाती है और क्लियर गैस बाहर निकल जाती है। फिर रही बात आपकी हमारे क्वेश्चन की कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन, तो साइक्लोन इस पे काम करते हैं। साइक्लोन सेपरेटर में जो है आपकी गैस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से घूमती है, रोटेट करती है, और इस प्रोसेस में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और क्लीन गैस जो है निकल जाती है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साइक्लोन ही जो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन पे काम करते हैं। ठीक है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 1:50,000 स्केल सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट 2 सेंटीमीटर कोरस्पॉन्ड टू। तो यहाँ पे जो आपका स्केल है 1:15,000, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने ये समझना है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है या 500 मीटर के बराबर है ऑन ग्राउंड। यानी कि मैप पे अगर आप 1 सेंटीमीटर देख रहे हैं तो जमीन पे, धरती पे, ग्राउंड पे वो बेसिकली 500 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं जो इन्होंने ऑप्शन दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर किसके क्रॉसपोंड होगा? अगर 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के क्रॉसपोंड है तो 2 सेंटीमीटर जो है वो 1000 मीटर के क्रॉसपोंड होगा, इसका मतलब कि 1 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो हमें बहुत अच्छे से जो है करने होते हैं। थोड़ा सा समझ के अगर हम इनको करेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बेसिकली वाटर हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है, और इसमें इन्होंने कहा है कि आप एक इम्परमेबल जियोलॉजिक फॉर्मेशन दैट नाइदर कंटेन्स नॉर ट्रांसमिट वाटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो कुछ टर्म्स दी गई हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं और इन पे आपको अक्सर क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। एक टर्म है आपकी एक्वीफर। एक्वीफर जो है ये एक परमेबल जियोलॉजिक फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, और इसमें पानी स्टोर रहता है, पानी इसमें फ्लो करता है। दो प्रकार के आपके एक्वीफर होते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर के दोनों साइड में इम्परमेबल लेयर होती है,
और अनकन्फाइंड एक्वीफर के केवल बॉटम में इम्परमेबल लेयर होती है। इसी प्रकार से आपकी एक टर्म है एक्वीटार्ड। ये सेमी परमेबल जियोलॉजिक फॉर्मेशन है जो वाटर को स्टोर तो कर सकता है, परंतु इनमें वाटर जो है फ्लो कम करता है, ट्रांसमिट जो है कम करता है, अगर हम इसको एज कंपेयर टू एक्वीफर से कंपेयर करें। इसके बाद में एक आता है एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड जो है ये बेसिकली एक पोरस जियोलॉजिक फॉर्मेशन है जिसमें वाटर एंटर तो कर सकता है परंतु उसे बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि वाटर इनके इन बिटवीन जब ये फॉर्म होते हैं तो वाटर ट्रैप तो हो जाता है परंतु वो बाहर नहीं निकल पाता। ये ऑलमोस्ट इम्परमेबल होते हैं, वाटर जो है ट्रांसमिट नहीं होता एक्वीक्लूड से। और आपका लास्ट जो इनमें हम ऑप्शन देख रहे हैं दैट इज द एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज जो है ये ना वाटर को कंटेन करता है ना ही इसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाटर के फ्लो में एज ए बैरियर काम करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से है कि एन इम्परमेबल जियोलॉजिक फॉर्मेशन दैट नाइदर कंटेन नॉर ट्रांसमिट वाटर। तो हमारा सही आंसर जो है इसका एक्वीफ्यूज ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए water body with low concentration saturation of dissolved oxygen is called। और कुछ टर्म्स हमें दी गई हैं जैसे कि हाइपोक्सिक, हाइपर अनोक्सिक, अनोक्सिक एंड हाइपरोक्सिक। तो अब इन टर्म्स के बारे में सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो पहली टर्म है आपकी हाइपोक्सिक। हाइपोक्सिक वो अवस्था है, वो कंडीशन है जब वाटर बॉडी जो है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो 2 या 3 से कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो डीओ लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। आप सभी लोगों को हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कम से कम 5 mg/लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए। 5 से अगर कम हो रहा है ऑक्सीजन कंटेंट तो उसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है वो थोड़ा सा सफर होने लगता है, कम होने लगता है, वो अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाते। इसके बाद में अगर हम देखें हाइपर अनोक्सिक, तो स्टैंडर्ड टर्मोलॉजी की अगर हम बात करें जो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बताते हैं तो वहां पे इस प्रकार की कोई भी टर्म हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में अगला जो आपका टर्म आता है अनोक्सिक। अनोक्सिक बेसिकली आपका वो एक कंडीशन है जिसमें कोई भी डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें आपका हाइपोक्सिक में 2 या 3 mg तक, 2 और 3 mg तक ऑक्सीजन था, परंतु अनोक्सिक में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। इसके बाद में जो है हमारा एक टर्म आता है जिसको हमने कहा हाइपरोक्सिक। तो हाइपरोक्सिक टर्म जो है जब इसमें आपका जो डीओ लेवल है वो सेचुरेशन तक पहुंच जाता है, जब आपका डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है सेचुरेशन पे पहुंच जाता है और उसमें ऑक्सीजन अब ट्रैप नहीं हो सकती। तो जो है इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि आपका एक वाटर बॉडी विद लो कंसंट्रेशन 1 to 30% सेचुरेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। तो हमारा अब इन सभी टर्म्स के आधार पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपोक्सिक कंडीशन। क्योंकि जो क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है वो बता रहा है कि भैया जो सेचुरेशन लेवल है उससे बहुत कम ऑक्सीजन है, परंतु ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर है और सेचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर
1 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कोई ऐसी टर्म्स नहीं होती। अनोक्सिक में ऑक्सीजन लेवल 0 होता है एंड आपका हाइपरऑक्सिक में जो है सैचुरेशन लेवल से ज्यादा आपका डीओ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए हमारा सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इज वन ऑफ द नेचुरल हजार्ड दैट इन्वॉल्व मास मूवमेंट ऑफ सोयल एंड रॉक डाउन टू द स्लोप। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को उसका आंसर पता होना चाहिए। लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में बेसिकली आपका जो रॉक्स हैं या सोयल है वो अपने पेरेंट रॉक से डिटैच होके ग्रेविटी के प्रभाव में आके नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। बहुत सारे प्रकार के लैंडस्लाइड हैं, जो है किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्लाइड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ पीएच ऑफ ट्रीटेड एफुलेंट। हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टैंडर्ड दिए गए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में आते हैं। परंतु अगर हम एफुलेंट के स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड बताए गए हैं। और एफुलेंट डिस्चार्ज के लिए जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसमें पीएच का जो वैल्यू होना चाहिए आपका वो 5.5 से 9 होना चाहिए। कम या ज्यादा अगर पीएच होता है तो वो आपके सोयल को, एक्वेटिक लाइफ को, सभी को प्रभावित करता है। आपको जो है वो स्टैंडर्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए और अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो है स्टैंडर्ड पे आजकल हमें देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉल्स कलर कंपोजिट से। और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो आपका लिविंग वेजिटेशन है वो अपीयर होंगे ऑन फॉल्स कलर इंफ्रारेड इमेज में। देखिए जब भी हम ट्रू कलर कंपोजिट या फॉल्स कलर कंपोजिट की बात करते हैं तो हमें कलर्स के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास में 3 बेसिक कलर हैं जिनको प्रिंसिपल कलर कहते हैं। वो कौन से हैं आपके? वो हैं आपके रेड, ब्लू एंड ग्रीन। 3 कलर ऐसे हैं जो प्रिंसिपल कलर हैं, और बाकी सभी कलर जो हैं इन्हीं के जो है डिफरेंट डिफरेंट रेशो में मिलने से बनते हैं। और हम इंसान जो है केवल विजिबल लाइट में ही देख पाते हैं। तो विजिबल लाइट में हम इन्हीं 3 कलर या प्रिंसिपल कलर को देख पाते हैं, या इनसे बने हुए कलर को हम देख सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे लिए इनविजिबल है, हम उसको नहीं देख सकते। जिस चीज को हम नहीं देख सकते, अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो हमें उसको कोई एक रंग देना पड़ेगा जो हमारे लिए अदृश्य है। अगर आप उसको दृश्य करना चाहते हैं तो आपको उसमें कोई ना कोई रंग भरना होगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसको एक कलर असाइन करेंगे, और वो कलर हमने किया है रेड। तो अगर आप फॉल्स कलर कंपोजिट में नियर इंफ्रारेड में कोई भी इमेज देखना चाहते हैं तो उसमें आपको लाल रंग की दिखाई देगी। जो आपकी वेजिटेशंस हैं सभी वेजिटेशंस नियर इंफ्रारेड में रेड कलर की दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ रेडियो electromagnetic radiation that passes through the atmosphere without much attenuation is known as। देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में सभी रेडिएशन बाहर नहीं जा सकती। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे इसको अगर हम समझना चाहें तो इस प्रकार से समझेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में एक विंडो है, और उस विंडो से ही रेडिएशन जो हैं धरती से बाहर जा पाती हैं।
बाकी सभी रेडिएशन जो हैं इस विंडो से बाहर, इस विंडो के अलावा बाहर नहीं जा सकती। केवल ये ही एक रास्ता है, इस रास्ते से ही रेडिएशन जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जा सकती हैं, और इसको कहा गया है एटमॉस्फेरिक विंडो। तो एटमॉस्फेरिक विंडो भी एक काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है, और हम कोशिश करेंगे कि इस पे जरूर बात करेंगे। तो अभी के लिए हम देखें तो हमारा सही आंसर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक विंडो। हमारे देश में EIA नोटिफिकेशन सबसे पहले जो आया था वो आया था 1994 में, 1994 में पहला EIA नोटिफिकेशन आया। और इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी उन सभी डेवलपमेंट एक्टिविटी को करने से पहले EIA किया जाएगा। 30 ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लिस्ट आउट किया गया था जिनके लिए EIA होना था, और सभी जितने भी EIA थे वो केवल और केवल सेंटर के द्वारा ही किए जाते थे। इसके बाद में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए, परंतु हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि फर्स्ट ये नोटिफिकेशन जो इंडिया में आया था वो कब आया था। तो उसका सही आंसर होगा 1994। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी रिव्यू EIA एंड EMP रिपोर्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसको कहते हैं एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है वो सभी इस प्रकार के प्रोजेक्ट का जो आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो EIA रिपोर्ट्स बनती हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनते हैं, उनको रिव्यू करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है अथॉरिटी होता है सेंटर लेवल पे, और वो जो कमेटी बनाते हैं रिव्यू करने के लिए उसको एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी कहा जाता है। Which method for impact identification in EIA use GIS? सही आंसर है ओवरले। ओवरले में हम GIS का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट आपके फीचर्स को हम GIS की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उन सभी फीचर्स को मिला के एक कंपोजिट मैप बना दिया जाता है, और फिर उसका यूज किया जाता है EIA में। चेकलिस्ट, मैट्रिक्स, नेटवर्क, इन सभी में जो है GIS का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द EIA स्कोपिंग प्रोसेस। तो सभी अगर हम ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन देखें, डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट एरिया एंड एरिया ऑफ प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी देखें, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ कॉन्टिजेंसी प्लान। ऑप्शन नंबर सी देखें, डिफाइनिंग ए सेट ऑफ क्राइटेरिया टू असेस द प्रोजेक्ट। एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन देखें, क्रिएट ए सेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक एरियाज दैट विल बी यूज्ड इन असेसमेंट। तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कॉन्टिजेंसी प्लान जो है ये स्कोपिंग का पार्ट नहीं होता। स्कोपिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, बेसिकली इसमें हम निर्धारित करते हैं कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। कॉन्टिजेंसी प्लान जो है बेसिकली ये इमरजेंसी प्लान से भी एक आगे का कदम है। तो सबसे पहले तो आप जो है पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बनाने के बाद में आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ इमरजेंसी हो सकती है, वो भी आफ्टर टेकिंग द ऑल द मिटिगेशन मेजर। तो कॉन्टिजेंसी प्लान जो है वो पहले से निर्धारित नहीं किए जा सकते। सबसे पहले तो आप सारे इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, फिर इनको इवेल्युएट करोगे, फिर उनके इम्पैक्ट्स को देखोगे, फिर मिटिगेशन मेजर लोगे, फिर इमरजेंसी प्लान बनाओगे, उसके साथ साथ फिर बाद में आप कॉन्टिजेंसी प्लान बनाओगे। तो इस तरीके से आपका सही आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ कॉन्टिजेंसी प्लान। ये आपके स्कोपिंग का हिस्सा
नहीं होता है। तो बच्चों हमें पूरी पूरी उम्मीद है ये जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे और कुछ बेहतरीन लेक्चर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में ऐड करने का। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।